हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वन स्टेप फिजिक्स। आज हम लोग जानेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर कहते किसको हैं, वो कैसे इमेज बनाता है और किस तरह से वो हमारे निजी जिंदगी में यूज हो रहा है, आजकल डेली लाइफ में कैसे यूज होता है, इन सब के बारे में जानेंगे। तो सब शुरुआत करते हैं। व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? स्फेरिकल मिरर है क्या? तो यहाँ पे बताया गया स्फेरिकल मिरर है जो एक हॉलो स्फेरिकल ग्लास का एक पार्ट होता है। अब हॉलो स्फेरिकल ग्लास क्या होता है? तो इमेजिन करो, कंसीडर करो कि एक ऐसा बॉल है तुम्हारे पास जो अंदर से एकदम खोखला हो, कुछ भी नहीं हो, एयर हो, और वो बना हुआ किस चीज का? तो ट्रांसपेरेंट ग्लास का बना हुआ हो। ठीक, तो वो ग्लास को, उस स्फेयर को हम लोग स्फेरिकल, हॉलो स्फेरिकल ग्लास कह रहे हैं। अब उसका एक पार्ट आप काट लो इस तरह से। जब उसका आप बीच बीच से काटोगे तो दो कटोरा टाइप का मिलेगा, बॉल टाइप का, जिसमें कुछ रखा जा सकता है सामान। ठीक है, लेकिन हम पूरा बीच से नहीं काट करके उसका एक छोटा सा पार्ट स्लाइस टाइप का काट लिए, यहां से काट करके निकाल लिए। ये जब ये निकाल ले तो हमारे पास इस ढंग का स्ट्रक्चर मिला। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर में क्या किए कि इनर वाले पार्ट को हम पॉलिश कर दिए। जब इनर वाले पार्ट को हम पॉलिश कर दिए तो आउटर सरफेस मेरा कौन सा हो गया? रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। क्लियर है? जब आउटर सरफेस मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया और इनर सरफेस मेरा पॉलिश्ड हो गया, इस पोर्शन को क्या कहेंगे हम लोग? पॉलिश्ड। पॉलिश्ड हो गया। जब हम इनर पोर्शन को पॉलिश करते हैं, आउटर सरफेस मेरा क्या हो जाता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब यहाँ पे इस तरह का जो सरफेस मिलेगा, इस तरह का एक मिरर बन गया ये। अब कोई भी लाइट रे को ये अंदर नहीं जाने देगा क्योंकि पॉलिश किया हुआ है। जो पहले चला जा रहा था अब अंदर नहीं जाने देगा। अब क्या हो रहा है कि कोई भी लाइट रे आएगा, रिफ्लेक्ट होकर के इधर या इधर चला जाएगा, कहीं और चला जाएगा, बट अंदर नहीं जा पाएगा। ठीक, तो इस तरह के जो मिरर होंगे उसको कहा जाता है कॉन्वेक्स मिरर। क्या नाम दिया गया इसका? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसका नाम दिया गया। क्लियर है? अब ध्यान से समझिए, आपके पास जो कट किया हुआ पोर्शन था, उस पोर्शन का दो भाग था ना? एक था इनर पोर्शन, इनर पार्ट, और एक था आउटर। अब हम जब आउटर को पॉलिश कर देते हैं तो आउटर को पॉलिश यहां पे किए हैं हम इस तरह से। जब आउटर पॉलिश किए तो इनर वाला क्या कहलाया? इनर सरफेस और फेस is called reflecting surface। क्लियर है? अब ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाया, ये मिरर, तो इसको कहेंगे कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर कहेंगे इसको? कॉनकेव मिरर। क्लियर है? अब देख रहे हैं आप कि यहां पे हमारे पास जो आ रहा है निकल कर, वो आया दो तरह का मिरर। एक को हम अंदर की ओर पॉलिश कर दिए, बाहर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। एक को बाहर को पॉलिश कर दिए, अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। और ये दोनों किसका पार्ट है? इस हॉलो स्फेरिकल ग्लास का। तो हम अगर डिफिनेशन दें तो हम क्या लिख सकते हैं? कॉनकेव मिरर का, यहाँ पे कॉनकेव मिरर का डिफिनेशन दे, कॉन्वेक्स मिरर का डिफिनेशन दे, तो क्या लिखेंगे हम? डिफिनेशन में क्या लिखेंगे? कॉन्वेक्स मिरर के लिए डिफिनेशन में हम, मुझे क्या लिखना होगा? तो देखिए, तो यहां पे ये जो आया कॉन्वेक्स मिरर लिखते हैं, तो इसका क्या डिफिनेशन दे? अ स्फेरिकल mirror is a part of hollow spherical glass whose outer
face is reflecting surface। ठीक है, ये हो गया किसका, इसका। जबकि हम इसका लिखें तो क्या लिखेंगे, कॉन्केव का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि स्फेरिकल, कॉन्केव का लिख रहे हैं, कॉन्केव मिरर का। तो कॉन्केव मिरर का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कॉन्केव मिरर का लिखेंगे तो हम स्फेरिकल मिरर is a part of hollow spherical glass whose inner face is polished, सॉरी आउटर फेस हो जाएगा ना, आउटर फेस इज पॉलिश्ड एंड इनर वन इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये हो गया। तो हम देख लिए, यानी दोनों की कंडीशन में हम क्या लिखे कि ये दोनों ही मिरर है, जो स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट है, ये दोनों मिरर किसका है, स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट है, जो कि इसी में से काट कर निकाला गया है, जिसमें ये कहा गया इफ इनर पोर्शन इज पॉलिश्ड देन द आउटर सरफेस इज रिफ्रैक्टिंग सरफेस एंड सच काइंड ऑफ मिरर इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। नाउ व्हेन वी विल पुट पॉलिशिंग इन आउटर सरफेस, ठीक, then the inner will be reflecting surface, or when inner will be reflecting surface, in that case the mirror is called concave mirror। तो ये हो गया हमारे पास दो तरह का मिरर होता है, मिरर बनता है। अब चलते हैं इसके पार्ट्स पे। ठीक है, इसका कुछ पार्ट्स है जिसके बारे में डिस्कस करना जरूरी है। ठीक है, तो यहां पे पार्ट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर डालते हैं। ठीक है, ये हॉलो स्फेयर को रहने देते हैं और पार्ट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर देखिए यहां पे। स्फेरिकल मिरर, देखो पार्ट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर का मतलब है ना कि इसका कौन कौन सा पार्ट्स, क्या क्या चीजें होती है इसमें। जैसे यहां से आप ए से बी से काट कर आप निकाले थे, ठीक है, ये आपका पास निकला था, ये इतना ही बड़ा नहीं, इतना ही बड़ा लेते हैं। ठीक है, ये निकला था मेरे पास काट कर। अब यहां पे आप देखोगे कि ये अगर निकालते हैं तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनेगा, ये। अब हम जब इसको पॉलिश कर दिए बाहर वाला, तो ये कौन सा मिरर बन गया, कॉनकेव। ठीक, अब जब कॉनकेव मिरर बन गया है तो इसमें हम देखें कि ये यहाँ पे सेंटर ओ कहलाया था, इस स्फीयर का सेंटर ओ है, लेकिन इस कर्व पार्ट का जो सेंटर होगा इसको सी से डिनोट किया गया। ठीक है, क्या कहा गया, सी। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका नाम दे दिया गया क्या, सेंटर ऑफ, यहां पे लिख देते हैं हम, पहले यहां पे लिख देते हैं, पहला जो फर्स्ट पॉइंट है मेरे पास, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर में कहा गया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर किसी भी स्फेरिकल मिरर का वह सेंटर होता है जिसका ये पार्ट होता है। यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में कहा गया, इट इज द सेंटर ऑफ hollow spherical glass which is the part of a spherical
मिरर, विच इज द पार्ट ऑफ, जिसका भाग है, ठीक है। अब ये किसका भाग है? अब इसी सेंटर को देखो, तो अगर इस पोर्शन को यहां से उठाएं और यहाँ पे फिक्स करें तो ये सी और ये ओ दोनों कॉन्साइड कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? करेगा ना कॉन्साइड। तो अब बात को समझिए, ये क्या होगा? कॉन्साइड कर जाएगा, ठीक। जब कॉन्साइड कर जाएगा तो उस कंडीशन में ये सेंटर को ही हम यहाँ पे क्या नाम दिए हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? ठीक। तो यहां पे बात को समझिएगा, यहां पे ये सेंटर यहां पे कहलाया सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ये कर्व पार्ट का ये सेंटर है। क्लियर है? तो यहां पे हमारे पास क्या आया? मेरे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर का डेफिनेशन आ गया। दूसरा मेरे पास है, सेकंड है मेरे पास, ये जो पॉइंट है रेडियस है, इसको नाम देती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको कर्वेचर को क्या कहा गया? तो यहां से बताओ आप, ये जो रेडियस है ना, ये रेडियस क्लियर है, ये रेडियस है और यहां पे क्या है? ये रेडियस है। अब दोनों रेडियस सेम है, दिख रहा है? गुड। अब ये जो रेडियस दिख रहा है, इसी रेडियस को यहां पे ये रेडियस कहलाया, लेकिन जैसे ही इसको कट करके निकाल लिए तो यही रेडियस यहां पे क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक। तो यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर को क्या कहेंगे? यहां पे इट इज द रेडियस ऑफ हॉलो स्फेरिकल ग्लास which is the part of spherical mirror, जिसका ये स्फेरिकल मिरर पार्ट है। क्लियर है? समझ में आ रहा है बात? ठीक है। तो ये हमको समझ में आया, ठीक। अब आगे चलते हैं। बहुत इजी है, बहुत आसानी से समझा जा सकता है और लिखा जा सकता है अपने लैंग्वेज में बहुत बढ़िया से, ठीक है। अब यहां पे हम चलते हैं पोल। पोल क्या होता है? पोल कहा गया कि एक ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट, अगर मान लो यहां पे P से डिनोट करें तो कहा गया कि पोल क्या है? एक ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट है। जैसे कि हम O से PA की बात करें और PB की बात करें तो PA बराबर क्या हो जाएगा? PB। तो ये ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट होगा। तो क्या कहा गया? मिड पॉइंट ऑफ द spherical mirror is called pole, ठीक है। लाइक अगर ये ए बी ले लो और ये पोल ले लो, पोल, और ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर हो जाए तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा? पी बी के। तो ये क्या हो गया? ये पोल कहलाएगा। ये दोनों दूरी आपस में क्या होगी? बराबर होनी चाहिए। समझ में आई बात? तो ये कहलाया पोल, ठीक। अब थर्ड पॉइंट ले लेते हैं। ये तो पोल समझ में आ गया। पोल क्या होता है? ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल, ठीक है। अगला हमारे पास है पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस को समझते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस में कहा गया कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो यहां पे हमारे पास सी था, सी, इस पोर्शन का और इस पोर्शन का दोनों का सेंटर सेम था, हम देखे थे। तो इस सी को और इस पी से, ये दोनों पॉइंट से जाता हुआ एक स्ट्रेट लाइन इमेजिन करो। तो एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन, आप हवा में लाइन तो खींच नहीं सकते, इमेजिन ही कर सकते हैं।
तो इमेजिनरी लाइन को डॉट लाइन से दिखाया जाता है, डार्क लाइन में मतलब रियल लाइन होता है। तो यहां से हम इसको कहेंगे, ये यहां से एक लाइन खींचते हैं इस तरह से जाता हुआ, तो इसको क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। तो कहा गया इट इज एन imaginary line passing through the pole and center of curvature is called principal एक्सिस। ठीक है, समझ में आ रही बात। ये प्रिंसिपल एक्सिस की बारे में बता दिया कि प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है भाई, जो कहां से जा रहा है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता हुआ एक लाइन है, जो डॉट लाइन से जनरली होता है, डार्क लाइन से नहीं होता है, क्योंकि ये रियल नहीं है, हवा में नहीं खींच सकते हैं, तो इसलिए इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहा गया। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, एपर्चर। एपर्चर क्या होता है, तो कहा गया कि एक लेंस ले लो, एक सॉरी लेंस कह रहा हूं, मिरर ले लो। ये कौन सा मिरर हो गया, कॉनकेव। कॉनकेव मिरर को बचाने का, नहीं भूलने का तरीका भी एक तरीका है, जैसे कि ऐसे हुआ तो गुफा कैसे होता है, अंदर होता है ना, इस तरह की गुफा होता है, तो केव है, केव मैंने क्या होता है, गुफा। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस मेरा ये रहेगा, तो क्या कहलाएगा, कॉनकेव मिरर। गुड, समझ में आ रही बात। तो इसको बचाने का तरीका बहुत इजी है, बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझ लीजिए आप, अपर्चर किसको कहा गया, तो कहा गया अपर्चर क्या है, तो ये अगर हम काटे थे, याद है, ये इस तरह से, और ये सेंटर था, इस एक छोटा सा सर्कुलर का, ये सर्कुलर का था, तो इसके डायमीटर को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम यहाँ पे एक डिफिनेशन, यहाँ पे हम 2-3 डिफिनेशन लिख सकते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं, दूसरा कहा गया कि अगर ये सेंटर है, ये सेंटर, तो सेंटर के साथ जो मिरर एंगल बनाता है, इसको कहा गया अपर्चर, यानी कि अपर्चर एंगल made by a spherical mirror with center of curvature is called aperture। अब यह अपर्चर क्या कहला, या ये कहलाएगा अपर्चर। समझ में आ रही बात, ये वाली बात, ये यहां से यहां तक। दूसरा कोई कहता है ये डायमीटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। ठीक है, ये भी लिखा जा सकता है, क्योंकि ये जो है, ये एक सर्कुलर हमको मिला है, तो ये इस मिरर का एक सर्कल, ये क्या हो गया, डायमीटर हो गया। तो उस कंडीशन में क्या, डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड एपर्चर। तो ये मेरे पास एपर्चर हो गया। ठीक है, बढ़िया, समझ में आ गया। ठीक, अब आगे समझते हैं नेक्स्ट। ठीक है, हमारे पास है अगला पॉइंट है फोकस। फोकस किसको कहेंगे, तो अब हम समझते हैं यहाँ पे कि ये एक मिरर ले लेते हैं इस तरह से। ठीक है, ये मिरर है मेरे पास, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, कहीं सी होगा, ये कहीं पोल होगा। कहा गया कि इस पे जितना भी रे आएगा, जितना भी पैरेलल रे आएगा, ठीक है, कोई भी पैरेलल रे, तो सिंपल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से होकर जाता है, जिस पॉइंट से होकर जाता है प्रिंसिपल एक्सिस, ये कहलाता है फोकस। ठीक है, तो ये हमारे पास फोकस हो गया। मान लो कि ये घटनाएं कॉनकेव मिरर में नहीं, कॉन्वेक्स मिरर में होती है।
ये मेरे पास है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब यहां से ये पोल हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, एक लाइन दे रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस तो जाना ही जाना है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब कोई लाइट रे ऐसे आया, यहां से वो इस तरह से चला गया, ये ऐसे आया और यहां से ये इस तरह से चला गया, तो ये कहां से जाता हुआ दिखेगा, इस पॉइंट से, तो ये क्या कहलाएगा, फोकस, ठीक है। ये हमारे पास फोकस कहलाया। तो फोकस का डेफिनेशन दिया गया, क्या दिया गया कि when a parallel beam of light ray parallel to the principal axis, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे होना चाहिए, जो पैरेलल किसका होना चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस के ही पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रही बात, क्या कहा गया, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे होना चाहिए, ठीक, जो पैरेलल किसके होना चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। समझ में आ रही बात। अब ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस की, अब ये प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल है, अब रिफ्लेक्शन होगा तो क्या होगा, तो रिफ्लेक्शन होगा तो पता है कि रिफ्लेक्शन के बाद या तो दोनों मिलेगा या मिलता हुआ लगेगा, क्योंकि ये दोनों तो कहीं मिल नहीं सकता है, तो पीछे की ओर प्रोड्यूस किए तो ये मिलता हुआ लगा, तो इस कंडीशन में क्या लगे, व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन they meet or like to meet at a point on the principal axis. Principal axis is called focus. क्लियर है, ये कहलाएगा फोकस, ठीक। जबकि फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर, ठीक है। मिरर के, समझ में आ रही बात, मिरर के पोल और इसके बीच के जो डिस्टेंस है उसको क्या कहा गया, पोल अथी फोकल लेंथ कहा गया, कि ये फोकल लेंथ हो गया, ये यहां पे कौन सा फोकल लेंथ हो गया, ये वाली डिस्टेंस फोकल लेंथ। अब इसका भी मिरर 8 से ऐसा यूनिट क्या लिख दें, इज मीटर होगा, डिनोटेड बाय स्मॉल एफ, जनरली स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो ये देख लिए हम प्रिंस फोकस क्या होता है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे हमारे पास है साइन कन्वेंशन। क्या है, साइन कन्वेंशन। फॉर मिरर, साइन कन्वेंशन मिरर के लिए, स्फेरिकल मिरर के लिए साइन कन्वेंशन क्या हुआ ना, जो उसको समझते। साइन कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, मान्यता। मान्यता कहने का मतलब उसके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है, उसको साइंटिस्ट ने मान लिया है, तो उसको कहते हैं कन्वेंशन। जैसे कि सूरज पूरब से उगता है, पश्चिम में डूब जाता है, तो ये कन्वेंशन है, जिसको किसी ने जब पहली बार किसी ने देखा होगा तो इसको नाम दे दिया होगा पूरब, इसका नाम दे दिया होगा पश्चिम, बट ये एक मान्यता है। तो इसी तरह से इसमें एक मान्यता है, साइन कन्वेंशन एक मान्यता है जिसको पूरा साइंस वर्ल्ड मानता है, ये कहा गया, ठीक है। अब देखो बात को समझो, जब जब आपको बोला जा रहा है साइन कन्वेंशन की बात में, तो कुछ रूल बनाया गया। कन्वेंशन का मतलब जो मान्यता है, वो मान्यता किस पे आधारित है,
तो आधार क्या रखा गया इसमें कि मेजरमेंट का, इसमें सारा कुछ क्या कर रहे हैं हम लोग, मेजरमेंट करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया, इमेज कहाँ बना, ये सारे कुछ का मेजरमेंट किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं से तो मेजरमेंट का रेफरेंस पॉइंट तो लेना होगा ना, तो उसी चीज को यहाँ पे किया गया। इसमें कहा गया कि ये अगर मान लो ये एक मिरर है, कॉनकेव मिरर ले लेते हैं, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मेरे पास हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये पोल हो गया, पीसी नोट करते हैं, ठीक है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है। अब इसमें क्या कहा गया उसको समझते हैं। इसमें कहा गया कि सारा मेजरमेंट कहां से लिया जाएगा, पोल से लिया जाएगा। फर्स्ट मानता, पहला साइन कन्वेंशन कहा गया। तो हमारे पास क्या कहा गया कि ऑल मेजरमेंट will be conducted from pole of the mirror, यानी कि मिरर के पोल को ओरिजिन लेना है। समझ में आ रहा है। आपको कहीं से मेजरमेंट करने के लिए बोले किसी चीज का, तो किसी न किसी को तो ओरिजिन लोगे ना, लोगे ना। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, ओरिजिन कंसीडर करना होगा। तो यहां पे ओरिजिन कंसीडर किया गया पोल को। पोल के बारे में कहा गया पोल से लेना है, सारा मेजरमेंट कहां से लेना है, पोल से लेना है। गुड। ठीक। दूसरा कहा गया कि इंसिडेंस रे अगर आप इधर से लेते हो, इंसिडेंस रे आप इधर से लेते हो, तो इस पॉइंट से इधर सारा मेजरमेंट जो होगा ये इंसिडेंस रे है। तो इधर की ओर सारा मेजरमेंट क्या होगा, पॉजिटिव हो गया। ठीक। इस पॉइंट से इधर की ओर जितना भी मेजरमेंट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि इंसिडेंस रे का डायरेक्शन ये है। तो दूसरा कहा गया, सेकंड कहा गया, मेजरमेंट will be positive when it is in the direction of इंसिडेंस रे। अगर इंसिडेंस रे के डायरेक्शन में मेजरमेंट करते हैं तो वो क्या होगा, मेजरमेंट मेरा पॉजिटिव होगा। क्लियर है। और फिर दिया गया थर्ड, यानी कि यहां से मेजरमेंट इधर की ओर क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मेजरमेंट इधर की ओर जो भी मेजरमेंट होगा वो क्या होगा, निगेटिव। ये इंसिडेंस रे था, ये इंसिडेंस रे था, ठीक है। जबकि यहां पे मेजरमेंट क्या हो जाएगा, मेजरमेंट निगेटिव होगा। ठीक है। अब निगेटिव कैसे होगा, तो कहा गया मेजरमेंट will be negative opposite to the direction of इंसिडेंस रे। ठीक है। इंसिडेंस रे, सुनने वाली बात। अब इंसिडेंस रे के अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप मेजरमेंट करते हैं तो वो मेजरमेंट क्या हो जाएगा, मेरा निगेटिव होगा। ठीक। दूसरा कहा गया, तीसरा कहा गया, यहां से क्या कहा गया कि ये जो है, ये इस पोर्शन पे लिख लेते हैं, measurement will be, fourth, measurement will be positive above the principal axis
and it will be negative below the प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर मेजरमेंट करते हैं इस तरह से तो ये होगा निगेटिव मेजरमेंट, निगेटिव मेजरमेंट। और ऊपर की ओर मेजरमेंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव मेजरमेंट। समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ? ये मेरे पास आया निगेटिव मेजरमेंट और पॉजिटिव मेजरमेंट, ये पूरा आ गया साइन कन्वेंशन आपका। ठीक है, अब इसी पे आधारित कुछ रिलेशन है उसको हम लोग निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक, अब हम लोग जानेंगे रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इन दोनों के बीच के रिलेशन को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो यहां पे एक ले लेते हैं बीच में, ये मेरे पास हो गया कॉनकेव मिरर और ये मेरे पास हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस कहीं पे यहाँ पे सी ले लेते हैं और यहां से पोल के बीच की डिस्टेंस यानी ये वाली डिस्टेंस क्या कहलाया, मेरा रेडियस कहलाया आर। और ये वाली डिस्टेंस यहां से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई एक रे लिए जो पास कहां से किया, फोकस, तो इसको इस लेंथ को कहें हम, यहां से यहां तक की जो लेंथ है इसको कहें एफ। ठीक है, क्लियर है? अब हमारे पास देख रहे हैं कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मेरे पास जो है एक्सिस है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं यहां पे कि जानते हैं, पढ़े हैं कि किसी भी सर्कल में, हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, किसी भी सर्कल के सरकमफेरेंस पे रेडियस से होता हुआ कोई भी लाइन अगर खींचते हैं तो वो उस पे क्या होता है, 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को अगर फॉलो करवाएं और यहां पे परपेंडिकुलर डालें तो ये परपेंडिकुलर कहां से होता हुआ जाएगा, सेंटर से होकर जाएगा, क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइन 90 डिग्री होता है और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा तो ये एंगल आई है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, आर होगा। और ये दोनों पैरेलल है, दिया हुआ है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ये पैरेलल है, तो ये पैरेलल है तो उस कंडीशन में ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल, तो ये एंगल आई तो ये भी एंगल आई होगा। तो हम यहां पे लिखना शुरू करते हैं। ठीक, क्या लिखेंगे, लेट a ray of light parallel to the principal axis passes through focus F से जा रहा है of concave mirror of focal length F and radius curvature
ठीक है, आर है। इसके बारे में इस एक लाइन में हम इसके बारे में, दोनों के बारे में लिख लिए कि क्या है। तो रेडियस क्या है, तो रेडियस इसका आर है, फोकल लेंथ कितना है, एफ है, और ये जो पैरेलल आया है कहां से जाएगा, ये फोकस से होता हुआ जाएगा, एफ से होता हुआ जाएगा। ठीक, अब हम लिख रहे हैं कैलकुलेशन में लिखते हैं। तो हम यहाँ पे देखें कि ये जो ऊपर में जो दिख रहा है हमको, तो एज अकॉर्डिंग टू रे डायग्राम कर लेते हैं। हमारे पास दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं एम, इसका नाम दे देते हैं एन, ये सी तो दिया हुआ ही है, सारा कुछ का हो गया नेमिंग, ठीक है। तो हाँ, तो एज अकॉर्डिंग टू रे डायग्राम, टू डायग्राम, इतना ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं है, बस अकॉर्डिंग टू रे डायग्राम, ठीक है। एंगल इन ट्रायंगल एफ एन सी, एफ एन सी, ठीक है। एंगल एफ एन सी बराबर एंगल सी एन एम। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन से इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ये, इस ट्रायंगल में हम बात करें, ये एंगल बराबर है ये दोनों, एंगल एफ एन सी बराबर एंगल एन सी एफ, एन सी एफ, ठीक। हम यहां पे क्या, अल्टरनेट एंगल से, क्योंकि ये एंगल है तो ये पैरेलल है, ठीक। सो अब बताओ कि ये दो, एक ट्रायंगल में ये साइड, ये एंगल बराबर हो, ये एंगल बराबर हो, तो इसके सामने का साइड्स क्या होता है, आपस में इक्वल होता है, हम पढ़े हैं। तो यहाँ पे सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सीधे प्रॉपर्टीज ऑफ, उतना एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है, मैथमेटिक्स नहीं हम लोग कर रहे हैं, हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे, फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में दोनों एंगल आपस में बराबर हो गया, तो हम लोग सिंपली क्या लिखें, फ्रॉम properties of triangle। क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, ठीक। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से अब यहां पे हम लेते हैं, फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से हम क्या किए क्या, तो किसको किसको बराबर किए, एन, ये जो था मेरे पास एन एफ बराबर किसके हो जाएगा, एफ सी के होगा, एन बराबर एफ सी। हम कह रहे हैं व्हेन इंसिडेंस रे जस्ट coincide the प्रिंसिपल एक्सिस के coincide करे, यानी कि ये वाला रे क्या हो, धीरे धीरे नीचे आना शुरू करे। तो नियम, इस नियम का तो पालन हर पॉइंट में करेगा ना, जितना भी पैरेलल आएगा वो सारा इस नियम को पालन करेगा, इसको फॉलो करेगा, एन एफ बराबर एन सी के। तो जब कॉन्साइड करेगा तो एन कहां पे आ जाएगा, पी पे, एन कहां पे आ जाएगा, पी पे। तो जहां जहां एन है वहां वहां क्या हो जाएगा, पी। तो हम करेंगे, या फिर हम इसके जगह पे ये लिख सकते हैं कि वेन, इसके जगह पे एक और चीज लिखते हैं, वेन एन टेंस टू पी, जब एन पी की तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, एन बराबर क्या हो जाएगा, पी के। तो जहां जहां एन एफ है, ये है, उसको उसके क्या लिख सकते हैं, एन है, वहां वहां क्या डाल सकते हैं आप, पी डाल सकते हैं। समझ में आ रहा है,
कंफ्यूजन है। हमने कहा, बात को समझिए, हमने कहा कि ये मेरे पास स्ट्रक्चर है, इंसिडेंस रे आया, रिफ्लेक्शन हुआ, फोकस से गया, क्लियर है। जब फोकस से गया तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को तो फॉलो करेगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो किया तो क्या किया कि यहां पे एक नॉर्मल डाले, वो नॉर्मल कहां से गया, यहां से गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो एंगल आई और एंगल आर आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। हमको पता है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, इस ट्रायंगल में ले लें तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल से इक्वल है, और ये एंगल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताता है, तो ये दोनों एंगल क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गया। जब आपस में इक्वल हो गया तो उस कंडीशन में इसके सामने का साइड से और इसके सामने का साइड ये दोनों भी आपस में इक्वल होगा, तो यहां से आ गया। अब हम कह रहे हैं कि ये जस्ट कोइंसाइड करेगा, यानी कि एन कहां आ जाएगा, पी पर, तो जहां जहां पी एन है वहां वहां हम क्या लिखेंगे, पी। तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, पी लिख दें तो क्या लिखेंगे, एन की जगह पे एन एफ बराबर क्या लिखें, एफ सी। तो एन की जगह पे हमको क्या लिखना है, पी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पी एफ बराबर एफ सी, यानी पी एफ बराबर क्या हो गया, एफ सी के। अब मुझे पता है कि पी एफ बराबर एफ सी है, तो उस कंडीशन में यहां से आगे चलते हैं तो हम लिख सकते हैं पी एफ प्लस एफ सी इजकल टू आर, यह यहां से यहां तक का। अब बताओ तो कि पी एफ सी की जगह पे एफ सी और पी एफ बराबर है, तो एफ सी की जगह पे हम पी एफ लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं पी एफ प्लस पी एफ इजकल टू आर। पी एफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल एफ को, फोकल लेंथ को, तो हम लिखें एफ प्लस एफ इजकल टू आर, तो 2f इजकल टू आर, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, आर बाई 2। ये हो गया मेरे पास फाइनल रिजल्ट, ठीक है, ये मेरे पास आया, वो फाइनल रिजल्ट आया। तो आप देखें यहां पे कैसे हुआ कि यानी ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, ये इक्वल होगा, हर एक मिरर के लिए इक्वल होगा, चाहे वो कॉन्वेक्स हो फिर या फिर कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, ये डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये रिलेशन निकल गया। मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन के पहले हम लोग पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन। फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर इमेज कैसे बनाता है, ठीक। तो इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर में हम लोग देखेंगे, देखिए यहां पे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर में हम लोग पढ़ते हैं, सबसे शुरुआत करते हैं हम लोग कि दिया गया कि पहला है हमारे पास है कि कंडीशन। कंडीशन क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन के लिए कंडीशन क्या होगा, तो कंडीशन में बताया गया कि ये आपके पास अगर मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है पोल, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये इस पे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल ले लिए और सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कहा गया कि आप इमेज कैसे बनाओगे, इमेज बनाने के लिए कंडीशन क्या रहेगा, ठीक। तो कंडीशन में दिया गया कि ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के सामने रखना है, और मिरर के सामने रख रहा है, तो फर्स्ट लिखा गया कि ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर। मिरर को आप पीछे नहीं रख सकते, आप मिरर के सामने रखना है, ठीक। दूसरा कहा गया इसमें कि हम लोग इसके टिप से 2 रे लेंगे, एक पैरेलल होगा जो फोकस से जाएगा, तो वी टेक 2 रे फ्रॉम
टिप ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक क्या होगा, वन शुड बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। वन शुड बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एक क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। एक्सिस passes through focus after रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगा, ये फोकस से जाएगा। जाहिर सी बात है कि प्रिंसिपल एक्सिस से कोई भी रे लेते थे कहां से जाता था, फोकस से जाता था, तो फोकस से जाएगा। समझ में आ रहा है। लेकिन अब हम दूसरा लेते हैं, थर्ड लगाया गया। दूसरे रे के बारे में क्या कहा गया, दूसरा रे लिया गया पोल से, ये पोल पे फॉल करेगा। तो पोल पे फॉल करेगा, उस कंडीशन में ये नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा प्रिंसिपल एक्सिस, तो जितना एंगल बनाया उतना ही एंगल बनाता हुआ ये निकल जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या कहा गया, सेकेंड में कहा गया कि सेकेंड रे फॉल ऑन द पोल ऑफ द मिरर and passes and follow लिख देंगे, follow simple law of reflection of light as principal axis behave like normal। ठीक है, और लास्ट है where they both reflected ray meet at a point that point is called image of the object। क्लियर है। अब ये आप क्या है, कंडीशन, ये कंडीशन को फॉलो करेगा। यानी कि कहा ये गया कि भैया आपको अगर इमेज बनाना है, ठीक है, क्या करना है, इमेज बनाना है किसी भी कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर या प्लेन मिरर के साथ भी, तो ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल ये मिरर के सामने रखिए, प्रिंसिपल एक्सिस पे रखिए। ठीक, क्लियर है। पहला, वहां से दो रे लेना है कम से कम रे डायग्राम के लिए, दो रे लीजिए। एक पैरेलल होना चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस के, समझ में आ रही बात। एक क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस के। दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा कहां पे गिरे, पोल पे गिरे। जब पोल पे गिरेगा तो नॉर्मल है कौन, प्रिंसिपल एक्सिस, तो उस कंडीशन में सिंपल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए वो निकलेगा। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पे मिलेगा वो कहलाएगा इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो सिंपल। अब ये तो था हमारे पास कंडीशन। अब डिफरेंट सिचुएशन देख लेते हैं। अब डिफरेंट कंडीशन देखते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए, ये नेसेसरी कंडीशन था। ठीक है, अब डिफरेंट कैसे कहते हैं, सिचुएशन ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें पहला बोला गया, इस तरह से हम इसको इस तरह से देखें। फर्स्ट में कहा गया कि ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, ऑब्जेक्ट का पोजीशन ले लें,
इमेज पोजीशन ले लें, पोजीशन, नेचर ऑफ इमेज ले लें और यहां पे रे डायग्राम ले लें। ठीक है, ये हम निकाल लेते हैं, 4 कॉलम बना लेते हैं। इतनी इससे क्वेश्चन जरूर आता है। ये वीवीआईपी है, वीवीआईपी है, वीवीआईपी इसलिए कि इससे ऐसा हुआ ही नहीं है कि क्वेश्चन कभी ना पूछा गया हो। इसी सेक्शन से क्वेश्चन जनरली बोर्ड में पूछा जाता रहा है, तो इस चीज को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि ऑब्जेक्ट कहां पे हो भैया, इंफिनिटी पे हो, एट इंफिनिटी। ठीक, तो देख लेते हैं इमेज डायग्राम। अब ये कोई सा भी मिरर हो, हमने कोई मिरर का नाम नहीं लिया है, तो कोई सा भी मिरर ले लो आप, कॉन्वेक्स ले लो, कॉनकेव ले लो, दोनों के लिए हम यहां पे ले लेते हैं, कॉनकेव के लिए पहले लेते हैं। कॉनकेव के लिए ये ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, रे आया इंफिनिटी से, कहां से जाएगा, फोकस से। रियल मीटा हो, रियल मीटिंग हुआ तो क्या हो जाएगा, इमेज कैसा होगा मेरा, रियल। बहुत छोटा है पॉइंट की तरह, तो क्या है, इमेज कहां पे पना, पोजीशन ऑफ इमेज कहां होगा, एट फोकस होगा। ठीक, नेचर में इमेज क्या होगा, हाईली, नेचर ऑफ इमेज में क्या हो जाएगा, रियल, इन्वर्टेड, रियल हमेशा इन्वर्टेड हो रहा, और हाईली क्या हो जाए, डिमिनिश्ड। नेचर कैसा, बहुत छोटा है ना, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा, तो हाईली डिमिनिश्ड हो जाएगा। अब इसी के लिए हम अगर रे डायग्राम खींचते हैं इसके कॉन्वेक्स के कंडीशन में, तो कॉन्वेक्स के कंडीशन में क्या हो जाएगा, मेरे पास कॉन्वेक्स ऐसा होगा, ये हो गया इमेज। अब इस कंडीशन में कॉन्वेक्स के केस में क्या हो जाएगा, ये वर्चुअल हो जाएगा। ये रियल हुआ और ये वर्चुअल हुआ, तो ऐसा करते हैं ना कि यहाँ पे लिखे डिफरेंट सिचुएशन ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट इन लगा देते हैं, इन कॉनकेव मिरर, अच्छा रहेगा। क्योंकि दोनों को एक साथ लेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मिक्सअप कर लोगे आप लोग। ठीक है, हम लोग जनरली दोनों का कंपैरिजन करते हुए पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ मुझे लग रहा है कि अलग अलग कर देना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे इन कॉनकेव मिरर। ठीक, दूसरा लिखते हैं बियॉन्ड, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब क्या हुआ, यानी कि हम यहां पे लिख सकते हैं बिटवीन सी एंड इंफिनिटी। ठीक है, बिटवीन सी एंड इंफिनिटी, यानी कि इंफिनिटी और सी के बीच में। तो इंफिनिटी और सी के बीच में देखो, तो अब देखो यहाँ पे, ये मान लो आपका सी है और इसका करीब करीब आधा ले लेते हैं एफ। ऑब्जेक्ट को कहां रखे, यहाँ पे। ठीक है, तो इमेज यहां से रे ले लिए, ये कहां से होता हुआ जाएगा, यहां से। दूसरा रे ले किए कहां से, यहां से। ये कहां से होता होगा, यहां से। इमेज कहां बना गया, सी और एफ के बीच में। तो हम लिखें बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, बिटवीन सी एंड एफ, ये हो गया, क्लियर है। और ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये इमेज हो गया। बिटवीन सी एंड में क्या हो जाएगा, रियल, इन्वर्टेड एंड क्या हो जाएगा, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड ले लेते हैं। थर्ड है, तो थर्ड क्या है, इसको आप समझ गए। थर्ड ले लेते हैं, तो थर्ड में क्या दिया गया है उसको देखते हैं।